This is about the process of large sample. और लार्ज में जनरली कहीं मानता है कि दोनों ग्रुप में 20 एंड एबव हो, कहीं मानता है कि दोनों ग्रुप में से किसी एक में भी 20 हो। तो ये लार्जर भी थोड़ा बहुत डिफाइंड नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका मुख्य प्रोसेस क्या है कि जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है यू का, उस वैल्यू को बाकी प्रोसेस वही करेंगे। यू वैल्यू को जेड निकाल के, कैपिटल जेड, जेड इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज द पैरामीट्रिक टेस्ट, तो यू को जेड में ट्रांसफर करके करेंगे, ये प्रोसेस की बात है। सो यू टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल व्हेन बोथ सैंपल साइज आर ग्रेटर देन 20। बहुत जगह हमको ये मिला, लेकिन बहुत सवाल एक दो सोर्स में हमको ये भी मिला है अच्छी किताब में कि लार्ज सैंपल तो लिखा है लेकिन एक में 20 और दूसरे में 20 से कम कर दिया है। क्या मतलब है? स्टिल यू कैन सर्च फॉर दिस सेम। लेकिन यहाँ ये जो सवाल है इसमें दोनों ग्रुप में 20 एंड अबव है तभी मान रहा है, और उसको हम लोग करेंगे। सो व्हेन बोथ सैंपल साइज आर ग्रेटर देन अबाउट 20, the sampling distribution of U is for practical purposes normal। मतलब दोनों ग्रुप में यदि 20 प्लस है तो मानता है कि n जैसे जैसे ये सैंपल साइज जैसे जैसे अप्रोच करता जाता है पॉपुलेशन को, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन वगैरह के कंसेप्ट के थ्रू नॉर्मल की तरफ चला जाता है। Therefore, under these conditions, one can perform a Z test as follows। और वैसे कंडीशन में मतलब जब U का मान, वैसे बहुत जगह आपको U का 3-4 वैल्यू दे के भी सवाल बनाया हुआ है। अब उसमें कुछ स्पेशल तरह का फॉर्मूला लगता है। हमने शुरू में आपको एक पार्ट में बताया था कि हम लोग उतना छोटा इसलिए नहीं ले रहे हैं, और किताबों में भी कई हमने देखा कि जनरली हम लोग इतना छोटा कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्च में नहीं लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इम्प्लीकेशन उसका है नहीं, और इसी दृष्टि से हम लोगों ने उतना छोटा लिया नहीं है। लेकिन बहुत छोटे का अलग एक फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत करेक्शन। तो जेड स्कोर को कन्वर्ट करना है यू को, यू माइनस एन ए इंटू एन वी, और फिर इसका टोटल का रूट अंडर एन ए एन बी इंटू एन ए प्लस एन बी प्लस 1 इतना डिवाइडेड बाई 12। फॉर्मूला यही है, यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब जो भी वैल्यू, हालांकि इसमें देखेंगे आप कि दोनों से यदि जेड निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, यू जो भी है, यू ए यू टू में जो भी वैल्यू आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज यू एन ए। पहले ग्रुप में एन कितना है, दूसरे ग्रुप में एन कितना है, 2 से डिवाइड करिए, पहले ग्रुप का एन, दूसरे ग्रुप का एन, फिर वही सब है। बाकी कांस्टेंट है 1, 2 और 12। सो फार्मूला यू कैन राइट डाउन। अब इस फार्मूला से आपने क्या किया, पहले यू निकाला, फिर जेड निकाला, और तब इंटरप्रिटेशन कैसे होगा ये प्रोसेस में हम आपको बता देते हैं। ये वी आर dealing with a two-tailed test, then the observed Z is significant at 5%, मतलब 0.05 लेवल पे यदि आपका वैल्यू एक्सीड करता है 1.96 को, यदि टी टेस्ट निकाला है तो आपको 1.96 और 500 N पे वैल्यू याद भी होगा। और दूसरा है कि इफ इट एक्सीड्स for 110
if the z exceeds at 0.5 level 1.64, तो ये दो वैल्यू भी आपको मिल गया। अब फिर मैं पढ़ दे रहा हूं उसको। If we are dealing with a two-tailed test, then the obtained z is significant at the 5% level if it exceeds 1.96। मतलब सिग्निफिकेंट कब हो रहा है? जब 1.96 को एक्सीड कर रहा है। मतलब u को ट्रांसफर करने के बाद यदि वो वैल्यू आपको z का 1.96 से एबव मिला तो वैल्यू सिग्निफिकेंट है, और यदि वन टेल्ड है या वैल्यू आपका 1.64 से एबव आया तो वैल्यू क्या है आपका? सिग्निफिकेंट है। द रैंकिंग प्रोसीड्योर इज ए लेबोरियस एक्ट फॉर लार्ज सैंपल्स, partly for the reason and partly because violation of the assumptions behind parametric statistics become less important for larger sample. The Mann-Whitney U test tends to be restricted to use with relatively smaller sample. मतलब जब t n का मान बहुत बड़ा है, n 20 है, 30 तक आपको क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट और टी टेस्ट का कंसेप्ट है, तो जब बहुत बड़ा हो जाता है इनका वैल्यू तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बड़े वैल्यू को रैंकिंग करेंगे, अभी तो आपने अपने से स्वयं से सवाल बनाया नहीं है, हमने बना के देखा तब आपको बताया बहुत सारी कठिनाई, तो रैंकिंग में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस दो रीजन से मान-विटनी यू टेस्ट का बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं जब लार्जर सैंपल है तो, और जब कंपैरेटिवली 20 एंड बिलो स्कोर है या 20 अराउंड स्कोर है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीका तो आपने सीखा। उस प्रोसेस में एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं जो पिछले ए से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एस के मंगल की किताब है। टेबल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इधर वाला टेबल, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए एनएल लिखा हुआ है, एनएल, और इस तरफ आप यहाँ देखेंगे तो है ये क्या लिखा हुआ है? एनएस। एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलर, एल स्टैंड्स फॉर लार्जर। तो ये आपका 16 और 10 जो था, इसके सामने यदि आप वैल्यू देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ ये लार्जर वैल्यू 16 और स्मॉलर वैल्यू 10। तो यहाँ आप देखिए ये हम तो हाईलाइट नहीं कर सकते हैं ना, 48। सो दिस 48, इसी वैल्यू को हमने 40 इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट किया था। तो आप देखिए कि पेज 338 है इस पब्लिकेशन में, टेबल नंबर n है, और ये किताब किसकी है? इसके। तो उस तरह के सवाल बनाने में, पिछले सवाल का मैं बता रहा हूँ, इसमें तो आप z निकाल देंगे। तो z का वैल्यू में आपको ध्यान रखना है 1.96 या 1.64 टू टेल के लिए, वन टेल के लिए 0.05 लेवल पे, और यदि आप लार्जर और स्मॉलर सैंपल की मदद से निकाले हैं तो उसका पीछे वाले सवाल का हमने इसको बता दिया है। यहाँ सिर्फ ये है कि u को z में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू देखेंगे, यदि लार्जर वैल्यू, यहाँ फिर लार्जर आ गया, लार्जर वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ स्मॉलर का कंसेप्ट नहीं आएगा। जैसे ही z में हम u को ट्रांसफर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ वी शैल टेक ए प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस पार्ट। इसके प्रोसेस को हमने समझ लिया कि u को z में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे और कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।